गांव का मुखिया भी, एक जनप्रतिनिधि, खराब से खराब भी जनप्रतिनिधि होगा तो उसकी ये ज्यादा बेहतर सोच होगी बनिस्बत एक आईएएस अधिकारी से। सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? इवेंचुअली ऐसा एक समय आएगा जब ये सारी भूमि को सरकार कहेगी कि ये सरकारी है और ये सरकारी लैंड बैंक का हिस्सा है। 1.5 महीने के बाद भी कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं है। एक गरीब आदमी, आप सोचिए कि कैसे 50,000 या 1 लाख रुपया का वकील हायर करके जाएगा पटना हाईकोर्ट में, और सुनवाई में भी समय लगता है। फियर साइकोसिस से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ ये लैंड सर्वे होगा, घबराहट से हो गई लोगों में। कल को सरकार ने यही टैक्स बढ़ा करके 1 लाख कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप जमीन बेच देंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई अच्छा होता मेरे नाम पर नहीं होता। आपको लगता है कि सरकार सफल हो जाएगी इसमें? उनकी कोई भूमिका नहीं है नीति निर्माण में। अपरिहार्य बात है, मतलब समझ के परे है कि ये कैसे हो। दोषी कौन है इसके लिए? दूसरा कि इसकी प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया, और जो सरकारी अधिकारी जो अंचल स्तर के लोग हैं उनको लगा कि इससे एक धन उपार्जन उगाही किया जा सकता है, इससे अधिकारी बम बम है एकदम। हाँ, ये ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता है कि राज्य में, पूरे देश में किसी और राज्य में होगी। इतनी अफसरशाही और इतने चरम पर, और मुझे कभी हैरानी होती है, किसी ने पूछा नहीं डीएम से या विभाग के सेक्रेटरी से कि आखिर क्यों ऐसा किया गया? मालगुजार होंगे उतनी ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होगा, वो जितना ज्यादा रसीद कटेगा उतना ज्यादा होगा। तो आपको लगता है कि लैंड रिलेटेड क्राइम ज्यादा है? ये कुछ इस तरह की बात हुई कि किसी एक बैंक में अगर 10,000 खाते धारक हैं और सबके खातों में कुछ पैसा है, उसमें सरकार को लगा कि इसमें कुछ कैसे खाता धारक हैं जिनके पास गलत पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, तो सरकार ने पूरे बैंक को ही लॉक कर दिया। तो उसी तरह से ही जमीन की नोटबंदी कर दिए हैं। रजिस्ट्री हो गया तो जमाबंदी जरूरी है, और कितना जरूरी है? कि कागज किसी और के नाम पे है, रसीद किसी और के नाम पर काटा गया सीईओ और कर्मचारी की मिली भगत से। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में शाश्वत गौतम जी हैं, बिहार के ही हैं, यूएसए में भी रहे हैं, अभी बिहार में हैं। मैं इनसे जानूंगा और आप लोग इसका लाभ लेंगे। लैंड सर्वे पर काफी जानकार हैं, ये जानकारी है इनको। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। ये अभी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय महासचिव हैं, लेकिन ये इनके बारे में जानकारी बहुत कम है। ये यूएसए में रहते थे। कैसे यूएसए से बिहार में आए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप बताइए, यूएसए में कैसे गए, फिर बिहार में आप कैसे आ गए? शुक्र कन्हैया भेलारी जी बुलाने के लिए। रहने वाले हम पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के पकड़ी दयाल अनुमंडल के पास ही के रहने वाले हैं, और शुरुआती पढ़ाई लिखाई बिहार में थोड़ी बहुत हुई, फिर बाहर चले गए। और लगभग आज से 15 साल पहले मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप मिला अमेरिका जाने का। तो वहाँ के विश्वविद्यालय में मुझे ग्लोबल लीडर्स फेलो के रूप में चुना गया, और मैं वहाँ एमबीए की पढ़ाई करने गया। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं वहाँ पे मैंने फाइनेंस में फिर स्नातकोत्तर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और फिर पढ़ाई के बाद, हालांकि वहाँ पे प्रक्रिया ये होती है कि सरकारी नौकरियाँ में कई दफ़ा जो है आपको कोई रिटन यूपीएससी की तरह नहीं होता है, तो इंटरव्यू का ही प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। तो मैं वहाँ के वॉशिंगटन डीसी के पास में वहाँ के जल आपूर्ति आयोग में मैं काम करने लग गया। तो मैं वहाँ निदेशक के पद पर रहा लगभग 7 साल। और फिर पिताजी की अकाल मृत्यु हुई तो उसके वजह से वापस बिहार आना पड़ा, क्योंकि घर में और कोई व्यक्ति नहीं थे। और उसके बाद मैं फिर नीतीश जी के साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया। और जब बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पत्र तैयार किया जा रहा था 15वें वित्त आयोग के लिए, तो मैं उसमें सह संयोजक की भूमिका में था। जो एक सर्वदलीय समिति बनी थी, उसके संयोजक शायबाल गुप्ता थे आदरी के, मैं सह संयोजक था। और उसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। उसमें सिद्दीकी साहब थे, उसमें आरसीपी सिंह थे, उसमें नीतीश मिश्रा थे, अलग अलग दलों के प्रतिनिधि थे। तो मैं उस तरह का काम करता रहा हूँ। और फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे मौका दिया है पार्टी से जुड़ने का, और मैं वर्तमान में महासचिव हूँ पार्टी का। मूल जो हमारा सवाल है लैंड सर्वे से पर आने से पहले, तो नीतीश जी को छोड़ क्यों दिया आपने? देखिए, उन्होंने छोड़ दिया? देखिए, छोड़ने या नहीं छोड़ने की बात नहीं थी।
वैचारिक रूप से मैं जिस परिवेश और जिस परिवार से आता हूँ, मेरे ग्रैंडफ़ादर स्वतंत्रता सेनानी थे, एक बड़े नेता थे पूर्वी चंपारण के, गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल रहे हैं। और वैचारिक तौर पे हमारा परिवार एक गांधीवादी परिवार रहा है और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है ऐतिहासिक तौर पर। और मेरा भी मन मिजाज वैचारिक तौर पर मैं कांग्रेस या समाजवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति ज़्यादा हूँ। तो एक ऐसा समय आया जहाँ मुझे लगा कि नीतीश जी वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं या वह उनके साथ जब सरकार में चले गए, तो मुझे लगा कि बेहतर यही होगा कि मैं उस धारा के अलग जो मेरी पारिवारिक और मेरी अपनी निजी वैचारिक धारा है, मैं उसी के अंतर्गत राजनीतिक या सामाजिक काम करता रहूं। और उसके बाद फिर मुझे राहुल गांधी ने बुला करके पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुनाव अभियान का बनाया था 2019 के लोकसभा का। तो ऐसा नहीं रहा है कि मुझे संभावनाएं नहीं थी और किसी कारण नहीं था, ये मेरी अपनी एक वैचारिक प्रतिबद्धता थी और एक सोच थी जिसकी वजह से मैं उस परिस्थितियों में उनके साथ न गया। मगर जनता दल यूनाइटेड के लोगों से मेरा संबंध अच्छा रहा है, आज भी है, मगर वैचारिक रूप से मैं अपने आप को कांग्रेस या राजद के समीप ज़्यादा पाता हूँ। कैसा काम लगा? जितना दिन आप नीतीश के साथ काम किए, कैसा लगा? मेरा अपना निजी मत है कि मैं भी एक सरकारी पदाधिकारी रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मगर मेरा अपना जो अनुभव रहा है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये मेरा अपना मानना रहा है, जो मेरा अनुभव रहा है कि सरकारी तंत्र में बिहार के अंदर जनप्रतिनिधियों के अंदर विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की भूमिका लगभग नदारद है, नीति निर्माण से लेकर के कार्यपालिका में उनकी भागीदारी तक। और ये एक बहुत चिंता का विषय है कि काम अच्छा बुरा जो भी हो सकता है, मगर जो जन भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो जदयू के विधायक हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे भाजपा के मंत्री हो, मुझे लगता है कि अफसर और प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है बिहार के शासनकाल में। और उसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है जिसकी वजह से उसका नकारात्मक प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि विधायकों की भूमिका बेहतर होनी चाहिए। ये ऐसी समस्या मुझे नहीं लगता है कि राज्य में, पूरे देश में किसी और राज्य में होगी। इतनी अफसरशाही और इतने चरम पर, और मुझे कभी हैरानी होती है कि कैसे जनप्रतिनिधि और विधायक, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस चीज़ को स्वीकार करके अपना निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी कोई भूमिका नहीं है नीति निर्माण में। अपरिहार्य बात है, मतलब समझ के परे है कि ये कैसे हो। दोषी कौन है इसके लिए? मेरा अपना मानना है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। ये नीतीश जी का अपना काम करने की शैली है, मगर मुझे लगता है कि विधायकों की और सांसदों की बिहार के अंदर भागीदारी बढ़नी चाहिए सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर का। एक तरह से आप ये बता रहे हैं कि यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, आप अभी सर्वे की बात कर रहे हैं, उससे पहले खाता खेसरा के लॉक की भी बात है, उस पूरी प्रक्रिया को अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप देखिएगा कि इसमें कहीं भी भागीदारी विधायिका की नहीं रही है। इस काम को एग्जीक्यूटिव तरीके से किया गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से किया गया है। इसमें कहीं जुडिशियल फॉर्मेलिटीज़ को भी नहीं निकाला गया, बिना किसी एक्ट। लैंड सर्वे में, लैंड सर्वे की भी बात मैं कह रहा हूं, और उसके अलावा जो खाता खेसरा लॉक किया गया है उसकी भी बात कह रहा हूं। ये दोनों पहलू हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण। कितना खाता खेसरा लॉक किया गया है? देखिए, मेरा अपना अनुमान है, मैं जिस जिले से आता हूं, मैं वहां पे मेरा अपना मानना है कि लगभग नहीं होगा तो 1 लाख 1.5 लाख खाता खेसरा लॉक हुआ होगा। सिर्फ पूर्वी चंपारण की बात कर रहा हूँ। अगर बेतिया राज की ज़मीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा है तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी, मगर मेरा अपना मानना है कि पूरे बिहार में नहीं भी होगा तो लगभग 10 लाख हेक्टेयर से कम ज़मीन को लॉक नहीं किया गया है, और वह सारी भूमि आभासी तौर पर लॉक की गई है। मतलब इसका कोई तथ्य नहीं है। सरकार ने 1895 से लेकर के 1917 के बीच में अलग अलग जिलों में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसमें अलग अलग श्रेणी की ज़मीनों को क्लासिफिकेशन किया गया था। तो उसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये जब सर्वे किया गया था, तो उसमें अलग अलग ज़मीन की श्रेणी थी। उदाहरण के लिए जिरात मालिक, बकाश्त, गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास्त, मालिक कोठी, अलग अलग श्रेणियां हैं जो ज़मीन की। उसमें कहीं पईन भी है, कहीं कुआं भी है, मतलब उसका अलग अलग श्रेणी है। अब क्या है कि सरकारी अधिकारियों ने ऐसी हर वो ज़मीन जिसकी श्रेणी में रैयत नहीं दर्ज था, रैयत का नाम,
उसको इस संदेह में जो है लॉक करना शुरू किया है पूरे बिहार में। और ये हो रहा है, पिछले लगभग 6-7 साल से ये काम हो रहा है, 8 साल से हो रहा है, जहाँ पर उसकी क्लासिफिकेशन में रैयत का नाम नहीं था। अब उदाहरण के लिए बकास्त की जो भूमि है वो पूरे बिहार में हर जगह लॉक कर दी गई है। और इसमें ये जानकारी का अभाव है कि बकास्त एक बहुत बड़ा मूवमेंट था बिहार में, जो सर्जानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। उसमें हर वो आदमी जो खेती की ज़मीन पर खेती कर रहा था और वो रैयत के नाम पर, जैसे रेंटल ये था लैंडलॉर्ड की ज़मींदार की ज़मीन पर, तो सहजानंद सरस्वती ने एक मूवमेंट किया कि हम जो है मालगुजारी नहीं देंगे और मालगुजारी रहित जो है ज़मींदार की ज़मीन पे खेती करेंगे। तो एक वो मूवमेंट हुआ जिसको बकाश मूवमेंट कहते हैं। तो वो सभी सारी ज़मीन, मगर वो ज़मीन तो थी ज़मींदार की ही। बाद में ज़मींदारों ने उस ज़मीन को उन्हीं मालगुजारी जो कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, उन्हीं को नाम कर दिया, सेटल कर दिया। अब बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ है, मगर वो कहीं से भी सरकारी ज़मीन नहीं है, मगर पूरे बिहार में खाता खेसरा लॉक कर दिया गया बकाश श्रेणी की ज़मीन की, इस सरकार द्वारा। इस सरकार वाला नीतीश जी के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा बात क्या है कि इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। बिहार का जो रजिस्ट्री एक्ट है और केंद्र सेंट्रल का भी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का कई दफ़ा इसमें ऑर्डर हो चुका है कि आप रजिस्ट्री को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। उसका मूल्यांकन करने का हक व अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है। और सरकार ने, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमानों पर खाता खेसरा को लॉक किया है, और किसी भी रैयत को, जो व्यक्ति अपने घर में, गांव में खेती कर रहा है या कहीं जमीन पर घर बना के रह रहा है, किसी को नोटिस नहीं किया गया कि आपकी ज़मीन को हमने लॉक कर दिया गया है, आप आकर के इसका स्पष्टीकरण दीजिए या कागज़ दिखाइए कि क्यों ना इसको लॉक किया जाए। इसकी जानकारी लोगों को तब मिल रही है जब वो अपनी ज़रूरत के लिए अगर ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि भाई रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री ऑफिस, जी हाँ, लॉक किया गया। तो ये अपने आप में एक असंवैधानिक बात है। मतलब ये अपरिहार्य है कि देश में ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि भाई सिर्फ आभास के आधार पे आपने बढ़े। दूसरा, इसका आर्थिक पहलू भी है। ये कुछ इस तरह की बात हुई कि किसी एक बैंक में अगर 10,000 खाते धारक हैं और सबके खातों में कुछ पैसा है, उसमें सरकार को लगा कि इसमें कुछ कैसे खाता धारक हैं जिनके पास गलत पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, तो सरकार ने पूरे बैंक को ही लॉक कर दिया। तो उसी तरह से जमीन की नोटबंदी कर दिए हैं। ये जमीन का नोटबंदी बिहार में किया गया है, और इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव ये है कि कैपिटल को क्लोज कर दिया गया। यानी अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है या वो ज़मीन बेचना चाहता है, किसी काम में लगाना चाहता है, बैंक से लोन लेना चाहता है, ट्रैक्टर के लिए लोन लेना चाहता है, किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है, किसी प्रकार का सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका एक दृष्टिकोण, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो अपनी समझ है कि सरकार का अपना अंदेशा है, और ये सरकार का मतलब कुछ आईएएस अधिकारियों और कुछ लोगों का ये अंदेशा है कि बिहार में एक बड़े पैमाने का सरकारी लैंड बैंक बनाया जाए, और वो लैंड बैंक जो कि सरकारी भूमि की श्रेणी में है। देखिए, अब किसी के पास उसका कागज नहीं है या उसको जानकारी नहीं है कि उसकी भूमि को सरकार ने घोषित कर दिया है क्या है कि लॉक है, ये कहते हुए कि सरकारी है। आप उसके अपील में नहीं गए, ना पिटीशन आपने दिया, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो ये दिखा रहा है कि भाई 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से आपकी भूमि लॉक है, आपने अपील में नहीं गए। तो कोर्ट आज से 15 साल बाद अगर आप अपील में नहीं जाएंगे तो कोर्ट तो कहेगा कि इस पे तो सरकार का कब्जा, आप आए नहीं, तो एडवर्स पोजीशन के भी हिसाब से ये भूमि सरकारी हुई। इवेंचुअली ऐसा एक समय आएगा जब ये सारी भूमि को सरकार कहेगी कि ये सरकारी है और ये सरकारी लैंड बैंक का हिस्सा है, और इसको हम जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या प्राइवेट कंपनियों के लिए को दे सकते हैं हम अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। तो ये लैंड बैंक बनाने की एक तरह से सुनियोजित साजिश कह सकते हैं, सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव ये है कि जो सही में उसका जो जमीन का मालिक है उसको न उसका मालिकाना हक मिल पा रहा है, न इसका दाखिल खारिज हो सकता है, न उसका रसीद कट सकता है, न उसको लोन ले सकता है। तो ये तो अन्यायपूर्ण तरीका है, और न इसकी सूचना दी गई है, किसी को नोटिस नहीं गया है। आप सोचिए कि करोड़ों लोगों की ज़मीन को लॉक किया गया है, लाखों एकड़ ज़मीन होगा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खाता खेसरा होंगे, उसमें 10 लोगों को भी नोटिस नहीं गया है। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है, खुद पता करिए कि मेरे खाता खेसरा लॉक है कि नहीं है, खुद फिर जाइए एडीएम के पास, जो एडीएम के चेयरमैन
में एक कमेटी बनाई गई है हर जिले के अंदर, खुद पिटीशन दीजिए। इसको मैंने किसी पार्टी के नेता या कोई पॉलिटिशियन या कोई जो सोशल वर्कर टाइप के किसी ने पूछा नहीं डीएम से या विभाग के सेक्रेटरी से कि आखिर क्यों ऐसे किया गया? जहां तक मुझे जानकारी है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो एक सांसद हैं बक्सर से सुधाकर सिंह, उन्होंने पूरे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के यहाँ आरटीआई फाइल किया है कि भाई किस आधार पर आपने खाता केसरा लॉक किया। कब किया? ये लगभग 1 महीना या 1.5 महीना, क्योंकि एक कार्यक्रम भी राजद के लोगों के द्वारा किया गया था, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इसको लेकर के एक चर्चा भी हुई थी बिहार पटना में ही। तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक आरटीआई फाइल किया गया कि भाई आपने किस ग्राउंड पर खाता केसरा को लॉक किया है। और भूमि सुधार जो विभाग है, तो राजस्व और भूमि सुधार के भी सचिव को ये एक आरटीआई फाइल किया गया कि आपने किन प्रावधानों के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि भाई खाता केसरा लॉक करें। तो किसी का जवाब नहीं है अभी तक, तो उसमें फिर अपील फाइल 1.5 महीने के बाद भी कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं है। और दूसरा जो पहलू है कि इस तरह के मामलों में हाई कोर्ट के अंदर जो लोग भी, अच्छा सबसे बड़ी समस्या है कि इसका निपटारा जो है लोकल स्थानीय स्तर पर किसी भी न्यायालय में नहीं होगा। तो जब भी जाना है आपको पटना हाई कोर्ट जाना है, तो एक गरीब आदमी आप सोचिए कि कैसे 50,000 या 1 लाख रुपया का वकील हायर करके जाएगा पटना हाई कोर्ट में, और सुनवाई में भी समय लगता है। मगर ऐसे कुछ मामले आए हैं जिसमें खाता केसरा लॉक किया गया है, उन मामलों में पटना हाई कोर्ट जब स्पष्टीकरण मांगता है स्थानीय स्तर के जिला प्रशासन से, तो अमूमन देखा जा रहा है कि अगर उनके पास जो है, अगर आम गरमजरुआ आम का कागज को छोड़ दिया जाए, बाकी जगहों पर वो कंटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और उसको जो है वो सरेंडर कर देते हैं और फिर उसको खाता लॉक खोलने का ऑर्डर आता है हाई कोर्ट से और फिर लॉक खोल देते हैं। दूसरा जो एक पहलू दिख रहा है वो है कि बिहार के अधिकांश जिलों के अंदर जहां लॉक किया जा रहा है वहां हर जगह दलाल हैं। तो जो लोगों की जो रैयती सही तय में भूमि है, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं, उसको भी लॉक कर दिया गया है। तो वो लोग बैकडोर से दलालों को पैसा दे करके जिला समाहर्ता और उप समाहर्ता के स्तर पर इसको लॉक खुलवा रहे हैं और उसका जो है धनोपार्जन किया जा रहा है। तो ये पूर्ण रूप से शोषण करने के लिए। इसका कारण क्या है? फिर से मैं शुरुआती जो मैंने बात कहा कि विधायिका की कमजोरी और जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं होने की वजह से, और सबसे हास्यास्पद बात है कि इसकी जो कमेटी भी बनाई गई है इस तरह के मामलों को देखने के लिए, न उसमें जिला जो परिषद का अध्यक्ष है न उसकी भूमिका है, न विधायक की भूमिका है, न विभागीय मंत्री की भूमिका है, न स्थानीय सांसद या विधायक की भूमिका है, न प्रभारी मंत्री की भूमिका है। तो ये अपरिहार्य है कि सब ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, माने न पंचायत स्तर का, न जिला स्तर का, न विधायिका के स्तर का, न संसदीय प्रणाली का, कहीं पर भी कोई भी है जनप्रतिनिधि नहीं है। तो लॉक करने वाला भी गवर्नमेंट फंक्शनरी और खोलने वाला भी गवर्नमेंट फंक्शनरी, और जुडिशरी प्रोसेस के एक्सक्लूड कर करके इस पूरी प्रक्रिया को किया गया है। इसमें जुडिशरी का भी रोल नहीं है। और ये मतलब एक तरह का क्रूर भी है अपने आप में, बट इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक नीतिगत निर्णय क्या हो सकता है? नहीं, वो तो बताया आपने, मेरी समझ में भी, हमारे व्यूअर्स भी बहुत समझे होंगे। ये बताइए कि लैंड सर्वे है क्या? देखिए, ये जो पहले भी सर्वे हुए हैं, होता क्या है कि बिहार के अंदर हर जगह पर जमीनों की खरीद बिक्री होती है या पारिवारिक विभाजन होता है, तो जमीन बढ़ता जाता है। तो बढ़ता जाता है तो जो सर्वे किया जाता है, या पहले भी हुआ है सर्वे, उस आधार पर कि अभी इस जमीन का किसके दखल कब्जे में है या मालिकाना हक। हालांकि सर्वे से मालिकाना हक का डिटर्मिनेशन नहीं होता है, वह सिर्फ एक अनुमानित सर्वे होता है कि जिससे लोगों को पता चल सके कि ये जो अभी जमीन है इसका नक्शा क्या है, और जो नया जो दखल कब्जा होता है, जैसे एक अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 बीघे का कोई जमीन का प्लॉट है और उसमें 5 भाइयों का शेयर है, तो पिताजी के पास 10 बीघा था तो 10 बीघा का एक ही नक्शा रहेगा। बाद में एक ही नंबर पे अलग अलग डिवीजन हुआ तो उसका नया नंबर भी डाला जाएगा और उसका फिर से 2-2 बीघा का प्लॉटिंग किया जाएगा और उसको जो है फिर नया नक्शे के अंतर्गत उसको डाला जाएगा और फिर उसको सरकारी रिकॉर्ड के अंदर अपडेट किया जाएगा। अच्छा, ये क्यों किया जाता है कि सरकार जो है इससे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा मालगुजार होंगे उतनी ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन होगा।
वो जितना ज़्यादा रसीद कटेगा उतना ज़्यादा होगा। तो सरकार ये अपने निजी जानकारी के लिए, अपने निजी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये सर्वे कराती है समय समय पर। बिहार में बहुत कम समय मतलब हुआ है कि जब तक सर्वे नहीं हो पाया है। पिछले 100 साल में मात्र 2 बार सर्वे हुआ, और उसमें भी जो रिविजनल सर्वे हुआ है वो कुछ एक जिलों में हुआ है। बहुत सारे जिले हैं जो अभी भी सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे के आधार पर भी जब जमीन का नापी और नक्शा है। तो सर्वे कराने का सिर्फ मूल उद्देश्य यही है कि वस्तु स्थिति जमीन की, पोजीशन कहाँ है, किसका दखल कब्जा है, और अभी उसका मालिकाना हक किसके नाम पर है, और किन किन लोगों के पास कितनी कितनी जमीन है। ये प्रयास है। इससे तो फायदा तो होगा रैयत को। देखिए, फायदा होगा, इसमें रैयत को फायदा से ज्यादा सरकार को फायदा है कि सरकार के पास एक सूची आ रही है जमीन का, उससे उनको मालगुजारी वसूलने में आसानी हो रही है। और ये कहीं संविधान में नहीं लिखा। अगर आप आज जमीन का 50 रुपये मालगुजारी दिख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 50 रुपये रहेगा। और सरकार अगर कल को 50,000 रुपये कर देगी तो आपको देना है, क्योंकि आप तो एक तरह से टेनेंट हैं उस ज़मीन पे, तो आपको तो मालगुजारी देना है। तो ये एक अपने लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का प्रयास है सरकार का। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये होना चाहिए, समय समय पर होता रहा है, पूरे देश में होता है। बड़ी समस्या है कि इसको लेकर के कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। सरकार ने बिना किसी तैयारी के, बिना आधिकारिक ट्रेनिंग के, अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड स्टाफ के साथ, और इसका प्रमाण ये भी है कि बहुत बेतरतीब तरीके से इसको किया गया। अगर वो नहीं ऐसा किया रहता बिना तैयारी के, तो इतनी दफ़ा उसके नियमावली में बदलाव नहीं किए गए रहते। लगभग 15 बार से ज़्यादा नियमावली में बदलाव किया गया है, अभी अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं नीतिगत निर्णयों में सर्वे का। और सबसे बड़ा जो समस्या है, ये लोगों को भी नहीं पता होगा और बिहार को जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका सर्वे हुआ ज़मीन का और आपको लगा कि भाई मेरे ज़मीन के सर्वे में सही बात नहीं आई, किसी और का नाम लिख दिया मालिक के तौर पे, या चौहद्दी गलत लिख दिया, या नक्शा गलत बनाया, या मेरी भूमि अगर 2 बीघा है उसको 1 ही बीघा लिख दिया, तो उसका ऑब्जेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ पटना हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अभी तक का जो सर्वे हुआ है बिहार में भी और बाकी जगहों में, वहाँ लोअर कोर्ट की जुडिशरी की एक भूमिका होती है, जिसमें आप एपेलेट अथॉरिटी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है अधिकांश और पूरे देश में। बिहार का इकलौता ऐसा लैंड सर्वे है जिसमें एपेलेट अथॉरिटी पटना हाई कोर्ट में। आप बताइए कि जहां 3 लाख, बिहार में ऐसा है, पूरे बिहार, हाँ पूरे बिहार, और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा देश में किसी राज्य में कि एपेलेट अथॉरिटी लैंड सर्वे का। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक और जो पहलू है कि बिहार जितना पॉपुलेशन डेंसिटी देश के किसी राज्य में नहीं है। तो इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये मायने नहीं रखता है ना कि आपके पास अगर 1 धुर भी जमीन है या 100 बीघा जमीन है, हर अब इंडिविजुअल सर्वे अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। तो अगर आप प्रभावित होते हैं लैंड सर्वे में, तो आपको अपील के लिए सिर्फ और सिर्फ पटना हाई कोर्ट जाना है। अभी आप वर्तमान में लगभग 2 से 2.5 लाख मामले सिविल के लंबित हैं पटना हाई कोर्ट में। 85 के दायर मामलों का निपटारा अभी हो रहा है, लगभग 40 साल बाद। तो आप 1985 का, जी हाँ, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप लैंड सर्वे से प्रभावित होते हैं और उसका एपेलेट अथॉरिटी पटना हाई कोर्ट है, तो आप अब दायर करेंगे तो आपकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी के समय में उसका फैसला आएगा। तो इतना गलत नियमावली और जो लैंड सर्वे का जो एक्ट बनाया गया बिहार में, वो इतना गलत बनाया गया, जिसका प्रावधान इतना गलत किया गया है कि उससे संबंधित किसी भी समस्या का किसी के जीवन काल में तो निपटारा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 40-45 साल का है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन काल में भूमि सर्वे से संबंधित किसी मसले का निपटारा हो पाएगा, क्योंकि 2-3 लाख मामले तो वैसे ही पटना हाई कोर्ट में लंबित हैं। और आप अगर करोड़ों लोगों से संबंधित सर्वे कर रहे हैं और उसमें अगर 10% भी सर्वे में ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो मान के चलिए कि लगभग 1 करोड़ मामले हुए। तो 1 करोड़ मामले का निपटारा क्या पटना हाई कोर्ट कर पाएगा? क्या उसके पास वो जुडिशियल स्ट्रेंथ है? इसको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक गांव का मुखिया भी, एक जनप्रतिनिधि, खराब से खराब भी जनप्रतिनिधि होगा तो उसकी ये ज्यादा बेहतर सोच होगी बनिस्पत एक IAS अधिकारी से इन मामलों को, जमीन के मामलों को लेकर। देखिए लैंड सर्वे सरकार करा रही है तो कराने का निर्णय लिया, ये उसके पीछे कि भाई बिहार में लैंड रिलेटेड क्राइम बहुत होते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ, इसीलिए ये जरूरी भी है।
तो आपको लगता है कि लैंड रिलेटेड क्राइम ज़्यादा है और इससे मुक्ति मिलेगी? देखिए, लैंड रिलेटेड क्राइम है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से लैंड रिलेटेड इश्यूज की समस्या ज़्यादा बढ़ी है। जैसे उदाहरण के लिए, आपके यहाँ अंचल स्तर पर, बड़े स्तर पर घपलेबाजी होती है, आपका रिकॉर्ड कीपिंग अपडेट नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए कि लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, उसमें बिना सरकारी लोगों की संलिप्तता के बहुत कम ऐसे आपको मामले दिखेंगे जहां हो पाएगा। जैसे जबरन जमीन जोतने का मामला है, जबरन किसी जमीन पे घर बनाने का मामला है, तुलनात्मक रूप से उसकी संख्या कम है। ज्यादा बड़ी संख्या यह है कि जमीन किसी और का नाम के, कागज किसी और के नाम पे है, रसीद किसी और के नाम पर काटा गया सीओ और कर्मचारी की मिली भगत से, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने डेटा एंट्री करते समय गलत कर दिया और उसके बाद से जमीन का किसी ने फिर रजिस्ट्री करके अपने नाम पे दाखिल खारिज करवा लिया। तो इस तरह के मामले जरूर हैं, मगर इसका समाधान ये नहीं है ना। अगर आपके पास इस तरह के मामले हैं तो वो तो बहुत गिने चुने मामले हैं, मगर इसको व्यापक, इसका समाधान करने के लिए पूरे राज्य के हर एक जमीन धारक और हर एक रैयत को आप प्रभावित कर दे, इसका तो वो ज्यादा बड़ा समस्या कर जाएगा। आज के डेट में अगर 10 लाख लोगों के संबंधित जमीन के विवाद से मामले होंगे, तो ये बिना तैयारी का जो सर्वे किया जा रहा है या खाता खेसरा लॉ किया जा रहा है, तो इससे तो करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये समस्या तो और भी ज्यादा बड़ी समस्या को उत्पन्न करेगी आने वाले समय में। तो ये सोच तो अभी तक नहीं ये है। और दूसरा बात है कि लैंड सर्वे में एक प्रावधान है कि अगर जो कन्फ्लिक्टेड लैंड है उसमें जो है वो नोटिफाई कर दिया जा रहा है, और लैंड सर्वे की सोच में समस्या नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। और जहां तक खाता खेसरा लॉक करने की बात है, उसमें उसकी सोच में भी प्रॉब्लम है और नीतिगत तौर पर उस तरह के काम नहीं किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा। खाता खेसरा को बिना रैयत या बिना उस जमीन पर जो भी कब्जा किए हुए है या जो व्यक्ति रह रहा है या जिसका घर बना हुआ है, उसको बिना सूचित किए हुए आप उसका लॉक कर देना, ये कहीं से भी संवैधानिक और आपको लगता है कि सरकार सफल हो जाएगी इसमें? मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी। देखिए, नीतिगत स्तर पर भी, और इसके अंदर इतने लूप्स होल्स हैं और लीगली ये जो है इतने गलत तरीके से इसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है अभी तक बिना तैयारी के, कि बिल्कुल नहीं सफल हो पाएगी। और ये मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को भी आभास हो गया है कि हम जो हमारी सोच थी और उसका जो क्रियान्वयन हम करने जब निकले, तो हम उसको क्रियान्वित उस तरीके से नहीं कर पाए हैं जिस तरीके से हमने सोचा था। यही कारण है कि बार बार सरकार बैकफुट पर आई है। और मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में बिना इसकी व्यापक तैयारी के एक विभाग ही बनाना पड़ेगा इतने बड़े पैमाने पर। एक विभाग अलग बनाना पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहिए सर्वे करने के लिए, रिकॉर्ड अप कीपिंग के लिए, और उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने के लिए, उसका डेटा एंट्री करने के लिए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आप बताइए कि 15 करोड़ लोग जिस राज्य में रहते हों, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में रैयत हो, क्या उनके समस्याओं का निपटारा वर्तमान में जो ढांचा है सरकारी उससे हो पाएगा? और उसके बाद सर्वे में आपका इसका कई गुना इजाफा होगा, इस तरह के अपील और पिटीशंस होंगे। तो क्या आप वर्तमान के ढांचा में जहां सामान्य दाखिल खारिज आप नहीं कर पा रहे हैं, समान जो है सरकारी नापी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने बड़े जो अपील आएंगे आप उसका निपटारा कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, एक जो किसान हैं उनके दिमाग में रहता है, अब जमाबंदी के लिए बड़ा मारामारी करते हैं सब सीओ ऑफिस में, भाई हमारा जमाबंदी नहीं किया है। क्या जमाबंदी मैंने जमाबंदी क्या है जरा समझाइए। और जमाबंदी के लिए जरूरी है, अगर मान ले कि रजिस्ट्री हो गया तो जमाबंदी जरूरी है, और कितना जरूरी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जमाबंदी एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट कागजात आज के समय में ज़रूर है, क्योंकि वह एक तरह से आपको सब्सटैंशिएट करता है कि जो ज़मीन पर जो आप कब्जे में है उसका आप रसीद और मालगुजारी दे रहे हैं। मगर जिस तरीके से आप कोई ज़मीन या आपके पास कोई आपने दुकान दिया और आपने एक दुकान किसी किराएदार को दिया, तो आपने एक रजिस्टर रखा कि ये किराएदार हैं और ये साल में हमको या महीने में इतना पैसा हमको रेंट के रूप में देते हैं। तो मालगुजारी का जो रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्शन के लिए होता है, उसका टाइटल ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। मालगुजारी की जो रसीद है या जमाबंदी जो होता है या दाखिल खारिज होता है, उसका किसी के भी जमीन से मालिकाना हक का कोई लेना देना नहीं है। मालिकाना हक का सिर्फ और सिर्फ प्रमाण जो होता है वो टाइटल का डॉक्यूमेंट होता है।
और ये पटना हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और देश का सुप्रीम कोर्ट और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कई बार इन चीज़ों को सब्सटैंशिएट कर दिया जा चुका है। और इसके ही संदर्भ में जो कि एक बिहार सरकार का निर्णय था, वो भी एक ड्रैकोनियन कह लीजिए क्रूड निर्णय था कि जिसके नाम पर दाखिल खारिज जमाबंदी होगा वही फिर रजिस्ट्री कर पाएगा। तो यानी पिता के नाम पर अगर जमाबंदी है तो बेटा रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। तो ये निर्णय आया था, तो उसको जो है पटना हाई कोर्ट ने भले उसको स्वीकार कर लिया रिव्यू में, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको इमीडिएटली साइड कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहना है कि सरकार का जो मालगुजारी रसीद का जो रिकॉर्ड है वह टाइटल ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो उस आधार पे टाइटल एग्जीक्यूट नहीं आप कर सकते हैं, या वो जो है मापदंड नहीं है। तो लोग, चूंकि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया जिस वजह से मालगुजारी रसीद कटाने की और जो है दाखिल खारिज कराने की भागादौड़ी हुई, हालांकि रखना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, मगर वह कहीं से भी टाइटल ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ रसीद है। और दूसरा, मैं हल्के में ये बात कह रहा हूँ मजाकियत किस्म के, कि अभी आप 500 रुपया या 1000 रुपया अगर रसीद कटा ले रहे हैं आप 10 एकड़ जमीन का, तो आपको कोई समस्या नहीं है। कल को सरकार ने यही टैक्स बढ़ा करके 1 लाख कर दिया तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप जमीन बेच देंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई अच्छा होता मेरे नाम पर नहीं होता। आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये मत सोचिए। और लोगों को लगता है कि रसीद कटा लिए तो जमीन का ओनरशिप हो गया, ऐसा नहीं है। वो कई दफ़ा एस्टैब्लिश हो चुका है कि जो रजिस्टर्ड डीड होता है वही जमीन का टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, उसी से मालिकाना हक स्थापित हो सकता है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। तो इसमें रैयत तो किसान को क्या फायदा है, सरकार को क्या फायदा है, ये हमको जरा समझाइए। देखिए, मूल रूप से यह लैंड सर्विस सरकार अपने निजी रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए करा रही है, और ज्यादा इसमें लाभ सरकार का ही है। मूल रूप से सरकार ये अपने कार्यों को सहूलियत लाने के लिए लैंड सर्वे कराती है। और तीसरा इसका पक्ष होता है कि सरकार के पास जानकारी होना चाहिए कि मेरे इस जमीन पर या किसी भी जमीन का टेनेंट कौन व्यक्ति है। अब रहा बात कि इसका फायदा आम लोगों को सिर्फ इतना रहता है कि भाई एक बार सर्वे हो जाता है तो लोगों को आश्वस्ता रहती है कि भाई हमारा एक रिकॉर्ड, एक पैरेलल रिकॉर्ड सरकारी स्तर पर भी क्रिएट हो गया, स्थापित हो गया एक सर्वेक्षण में। मगर ये मूल रूप से सरकार के सहूलियत के लिए किया जाता है। उसके लाभार्थी दूरगामी स्तर पर आम लोग जरूर होते हैं, मगर मूल रूप से उसकी सरकार की जरूरत है और सरकार को सहूलियत होती है। समस्या सिर्फ ये है कि इसके प्रावधान जो हैं और इसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। और आज के डेट में अगर आपको सर्वे में अपना नाम दर्ज कराना है और जमीन का आपका कागजात मान लीजिए 2 पुश्त 3 पुश्त पुराना है, तो उस फैमिली ट्री के अंदर जितने भी प्रतिभागी होंगे, जितने लोग होंगे, सबका सहमति चाहिए, नो ऑब्जेक्शन चाहिए, तभी आपका नाम उस सर्वे में उस जमीन जो कि उस खाता खेसरा के अंदर जो उतना रकबा आपका है उसमें उसके आपके मालिक के तौर पर दर्ज होगा, नहीं तो संयुक्त परिवार के रूप में दर्ज होगा। तो वो एक अपने आप में जटिल समस्या हो जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी। इस वजह से लोग थोड़े सा शंकित हैं। कोई भी अच्छा काम होता है तो लोगों में मतलब उसे खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन फियर साइकोसिस है। जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि लैंड सर्वे होगा, घबराहट से हो गई लोगों में। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार यह बताने में असमर्थ रही है कि लैंड सर्वे से मालिकाना हक स्थापित नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार आज ये घोषणा कर दे कि हम ये सर्वे जो है सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए कर रहे हैं। इस सर्वे में अगर किसका जमीन कहाँ है, किसके नाम पे क्या दर्ज हो रहा है, इससे मालिकाना हक स्थापित नहीं होने जा रहा है, तो लोगों का घबराहट कम हो जाएगा। चूंकि ये क्लैरिटी राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया, कम्युनिकेशन फेलियर रहा आम लोगों तक पहुंचाने में, जिसकी वजह से एक फियर साइकोसिस रहा। दूसरा कि इसकी प्रक्रिया को इतना जटिल कर दिया गया और जो सरकारी अधिकारी, जो अंचल स्तर के लोग हैं, उनको लगा कि इससे एक धन
धनुपार्जन उगाही किया जा सकता है। इससे मतलब अधिकारी बम बम है एकदम। हाँ, तो उनको लगा कि इस सर्वे के नाम पर मैं घूस ले सकता हूं, मैं उगाही कर सकता हूं, तो उन्होंने भी एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है लोगों को बहुत सारी जानकारियों से वंचित रखा। तो लोगों के पास सही जानकारी नहीं है। सरकार अपने लाभ के लिए कर रही है, बहुत जटिलताएं हैं, रैयत या किसानों में बहुत जो है मतलब एकदम जो घबराए हुए हैं। तो इस सवाल को अपोजिशन बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाती है? देखिए, इस सवाल को लेकर के मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों के अंदर, और मैं सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करूंगा, सभी राजनीतिक दल, ऐसा तो है नहीं कि जदयू के लोग इस सर्वे से प्रभावित नहीं होंगे या खाता खेसरा लोग भाजपा का नहीं हुआ होगा या कांग्रेस का नहीं होगा। वो तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी राजनीतिक दल के लोग प्रभावित होंगे। ये एक सब्जेक्ट है, थोड़ा तकनीकी रूप से कठिन सब्जेक्ट है। इसकी जानकारी और इसकी समझ की कमी थोड़ी व्यापक है। राजनीतिक दलों के अंदर, राजनीतिक नेताओं के अंदर भी इसकी कमी है, इसकी जटिलताओं की। और मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपवाद के तौर पर आपको कोई विधायक मिलेगा जिसने लैंड सर्वे एक्ट को पढ़ा होगा पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक। बिहार में मुझे लगता है कि बिहार का शायद ही कोई सांसद या विधायक होगा जिसने लैंड सर्वे एक्ट को पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक पढ़ा होगा, या टेनेंसी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट पढ़ा होगा, या बिहार का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पढ़ा होगा। तो जब आप एक्ट नहीं पढ़ेंगे, नीतिगत पहलुओं के ऊपर बारीक नजर नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके पास जानकारी की कमी होगी। और जब जानकारी की कमी होगी तो आप इस वजह से असहज होंगे कि मैं ऐसा कोई कदम ना उठा लूं जिससे लोगों के सामने ऐसा प्रतीत हो कि मुझे जानकारी का मैंने एक्सपोज हो जाऊंगा या जानकारी का अभाव है। तो चूंकि एक तकनीकी सब्जेक्ट है और तकनीकी इसके बहुत तरीके के प्रावधान है, तो कोई भी आदमी इसमें सोच समझ करके बोलना सोचता है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों के अंदर भी लोग इससे बहुत खुल करके इस पर कमेंट करने से बचते हैं। मगर ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमको लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो जदयू हो, भाजपा, कांग्रेस, राजद, सभी लेफ्ट पार्टी है, सभी लोगों को बिहार के आम लोगों के हित में इस पर एक सर्वदलीय विमर्श करना चाहिए। मगर जिन लोगों का भी खाता खेसरा लॉक है वो रिकॉर्ड निकलवा लें। मेरा सुझाव होगा कि वो जितना जल्द से जल्द हो सके एडीएम के यहाँ पिटीशन दें और अपना दस्तावेज का मूल प्रति लगा करके या खतिहान कैडेस्ट्रल सर्वे की प्रति लगा करके कि यह जो है रैयती भूमि रही है या इसका क्लासिफिकेशन चाहे जो भी रहा है, ये गर्मजरुआ आम श्रेणी की भूमि नहीं है, तो इसको लॉक से वंचित किया जाना चाहिए। इस पे जितना जल्दी हो सके एडीएम के लेवल पर पिटीशन दिया जाना चाहिए। एडीएम रेवेन्यू, जी हाँ, एडीएम रेवेन्यू जिला उपसमहारता के स्तर पर, ताकि इसको लॉक से विमुख किया जाए, खोला जाए। नहीं तो अगर ज्यादा समय तक अगर आप इस पे नहीं एक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट के पास एक ग्राउंड रहेगा वो कहने के कि हमने इसको 10 साल पहले लॉक किया है। भले सरकार की गलती है कि सरकार ने लोगों को नोटिस नहीं दिया है, मगर आप अगर उसको छोड़ देंगे तो कल को सरकार कोर्ट में या बाकी जगह पे कह सकती है कि 10 साल से ये एडवर्स पोजीशन मेरे पास है जमीन का, या मैंने इसको लॉक किया हुआ है, ये तब नहीं आए तो अभी क्यों आ रहे हैं। तो आपके लिए बाद में उसका मालिकाना हक स्थापित करने में समस्या हो सकती है। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उसको पिटीशन दे देना चाहिए। सुना आपने, जितना जल्दी हो सके ऐसी समस्या है तो आप एडीएम रेवेन्यू को पिटीशन दे दीजिए। ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।